हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो एमए सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस का पेपर 3 का टॉपिक है और उसमें हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन में दो थ्योरीज आपको पढ़ना है। पहला है आपका अल्फ्रेड वेबर का और दूसरा है स्मिथ का थ्योरी। तो इन थ्योरीज को डिस्कस करने से पहले हम जानेंगे कि थ्योरीज को लोकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, क्योंकि अगर हम इन फैक्टर्स को जानेंगे तो आगे आने वाले थ्योरीज को समझने में हमें आसानी होगी। तो पहला फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है इंडस्ट्रियल लोकेशन का, यानी कौन सा इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड होगा, उसमें पहला फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है वो है जोग्राफिकल फैक्टर्स। और हमारा विषय भी ज्योग्राफी है, तो हमें क्योंकि ये थ्योरीज जो होते हैं वो इकोनॉमिक्स के थ्योरी हैं और हमें किसके ज्योग्राफी के प्रोस्पेक्ट में या ज्योग्राफी के संदर्भ में पढ़ना है। तो पहला जो फैक्टर है वो है ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर में इम्पॉर्टेंट है रॉ मटेरियल, पावर, लेबर, ट्रांसपोर्ट, वाटर रिसोर्सेज। तो रॉ मटेरियल कहाँ, हर जगह रॉ मटेरियल नहीं उपलब्ध है। ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं बहुत जो सब जगह यूबिक्यूटस हैं या सभी जगह वो पाए जाते हैं, पर कुछ कुछ रॉ मटेरियल काफ़ी लोकलाइज्ड होते हैं। तो जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव या जोग्राफी का हमें नॉलेज होना ज़रूरी है इस रिस्पेक्ट में। दूसरा है पावर रिसोर्स। पावर रिसोर्स में जैसे आपका कोयला है या ईंधन है जो भी फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। तीसरा है लेबर, जिसमें हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ घनी आबादी रहती है, वहाँ क्या होता है कि लेबर आसानी से उपलब्ध होता है। तो इस क्षेत्र में भी कोई कोई इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करना जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ होते हैं उसको आसानी से स्टैब्लिश किया जा सकता है। और चौथा फैक्टर जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम देखें तो जोग्राफिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंडफॉर्म या फिर धरातल कैसा है, उसका टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है ट्रांसपोर्ट होने में। तो अगर जो समतल ज़मीन है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा, और जो ऊबड़ खाबड़ या फिर पथरीले ज़मीन है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट या फिर परिवहन साधन डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का लोकेशन भी ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है, जिसके कारण बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ नहीं लोकेटेड हो सकते हैं। फिर से आपका वाटर रिसोर्सेज भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं जिसमें पानी का होना ज़रूरी है। तो बहुत आप देखेंगे कि अगर जमशेदपुर या इस तरह के कोई भी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, ताकि वो उसका एडवांटेज वहाँ से उन्हें मिल सके। बहुत सारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे भी पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को पानी के किनारे या इन सारे लोकेशन पे अवस्थित करना ही होता है। और पुराने समय में पानी एक महत्वपूर्ण परिवहन का साधन या फिर परिवहन का सोर्स भी की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था। फिर दूसरा फैक्टर जो है वो है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा, यानी कि जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ है और ये सारी सुविधाएं होना ज़रूरी है। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री कैसे कोई लगाएगा। तो कैपिटल और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है तो कोई भी इंडस्ट्री को सुचारू रूप से चलाने में बहुत मदद मिलती है। फिर चौथा है पॉलिटिकल फैक्टर। अगर किसी स्टेट या किसी कंट्री में टर्मोइल की स्थिति है या पॉलिटिकली अनस्टेबल हैं वो लोग, तो वहाँ पे किसी भी तरह का इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब इंडस्ट्री वाले अपने आंतरिक मैटर को देखेंगे या फिर बाहर के पॉलिटिकल फैक्टर्स में उलझे रहेंगे। फिर पांचवा फैक्टर जो है वो है हिस्टोरिकल फैक्टर। तो किसी पर्टिकुलर खास स्थान का एक हिस्ट्री होता है, तो यही हिस्ट्री आगे भी लेके जाया जाता है और यही हिस्टोरिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है आगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। तो अभी भी हम देखेंगे हिस्टोरिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली अगर यूएसए का आप देखेंगे ईस्टर्न हिस्सा, पेंसिल्वानिया या फिर आपका हो गया डिट्रॉयट, डुलूथ, शिकागो, ये सारे हिस्टोरिकल फैक्टर यहाँ रोल प्ले करते हैं। और अपने इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो झारखंड में या फिर अगर महाराष्ट्र में, तो इन सब जगहों पे हिस्टोरिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फिर बहुत सारे लोकल फैक्टर्स होते हैं, स्पेशली द एटीट्यूड ऑफ द पीपल, लोगों का रवैया कैसा है या बिहेवियर कैसा है, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। किया गया ये हमें समझने में मदद किया करेगा। अगर आप भी देखेंगे कि कोई इंडस्ट्री कहीं अवस्थित है तो आप भी ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो उस इंडस्ट्री को वहाँ लोकेट होने में मदद मिला है। लेकिन इन सारे फैक्टर्स में भी कुछ जो चुनिंदा या महत्वपूर्ण कारण भी हैं,
जो इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन में मदद करता है। और यही फैक्टर्स जो है अलग अलग इकोनॉमिक्स के द्वारा महत्वपूर्ण माना गया था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इकोनॉमिक्स ने इम्पोर्टेंस दिया है वो है, पहला है रॉ मटेरियल, दूसरा है पावर, तीसरा है लेबर और चौथा है मार्केट। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। अगर कच्चा माल नहीं रहेगा तो किसी भी इंडस्ट्री की कल्पना नहीं की जा सकती है। पावर रिसोर्सेज, अगर पावर रिसोर्सेज नहीं रहेगा जैसे कोयला या फिर ईंधन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जैसे, तो कोई भी मशीन या कोई भी इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट रहते हैं उसको चलाने में नहीं मदद मिलेगा। फिर तीसरा जो है वो है लेबर। अगर मानव श्रम नहीं रहेगा तो कोई इंडस्ट्री की कल्पना नहीं की जा सकती है। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट। अगर किसी भी सामान जो बन रहा है उसका कंजम्पशन नहीं होता है तो वो गुड वेस्ट है, बना के भी आप उसका कुछ फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए ये चार फैक्टर को इकोनॉमिक्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण माना। किसी भी इंडस्ट्रीज़ को कहीं लोकेट करने के लिए ये चार फैक्टर होने ही चाहिए। और इसी चार फैक्टर पे बेस्ड अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अपना राय दिया या अपना अप्रोच दिया। तो इसमें दो बहुत इम्पॉर्टेंट अप्रोच हैं, आप देखिएगा यहाँ स्क्रीन पे जो है वो है लीस्ट कॉस्ट अप्रोच जो अल्फ्रेड वेबर के द्वारा दिया गया था, और दूसरा है मार्केट कंपटीशन अप्रोच जो लॉश, होटलिंग, स्मिथ, इन सारे भूगोलवेत्ता और इकोनॉमिक्स के द्वारा दिया गया था। हाल ही के दिनों में बिहेवियरल अप्रोच का भी बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, क्योंकि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स या बिहेवियरल ज्योग्राफी में ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है वहाँ पे भी क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज़ का लोकेशन हो रहा है, चाहे वो पारिवारिक कारण हो या पर्सनल कारण हो या कोई दूसरा कारण हो। ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पे बहुत फ़ायदा हो रहा है तो वहीं पे इंडस्ट्री का लोकेशन हो। जैसे कि लीस्ट कॉस्ट अप्रोच में इंडस्ट्रीज़ का वही लोकेशन होगा जहाँ पे न्यूनतम व्यय में अधिकतम फ़ायदा हो, यानी कि जहाँ पे सबसे कम कॉस्ट या जहाँ पे जो लागत है वो सबसे कम हो और वहाँ से फ़ायदा जो है वो सबसे ज़्यादा। इसी कंसेप्ट को आधार बना के अल्फ्रेड वेबर ने अपनी थ्योरी को प्रोपाउंड किया जो था इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी ऑफ वेबर। तो नेक्स्ट हम लोग इसी थ्योरी को पढ़ेंगे। वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन या वेबर का औद्योगिक स्थानीकरण का सिद्धांत 1909 में जर्मन भाषा में लिखा गया था, जिसे 1929 में अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया गया। उनकी थ्योरी जो है वो लीस्ट कॉस्ट अप्रोच पर बेस्ड है, जिसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि हम भी अगर चाहते हैं कि कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले या ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम बाज़ार जाते हैं तो ख़रीद के लाएं, तो उसी तरह से लीस्ट कॉस्ट अप्रोच में भी यही बोला गया कि अगर हम बहुत न्यूनतम दर पे या बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके हम उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठा लें, तो ये फ़ायदा हमें कैसे मिलेगा। तो उन्होंने 3 ऐसे फैक्टर्स बताए हैं जो इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन में मदद करता है। तो हम 3 फैक्टर्स में सबसे पहला वो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, दूसरा है लेबर कॉस्ट और तीसरा है वो है एग्लोमरेशन। ये इन तीनों फैक्टर्स को आगे आने वाले क्लासेस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो बात आपको पूरे क्लासेस में ध्यान रखना होगा वो है मार्केट, रॉ मटेरियल और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। Before going in detail about the theory of industrial location by Weber, we must look into some few basic assumptions, यानी कि कुछ मान्यताएं थी इस थ्योरी के संदर्भ में जो वेबर ने दिया था। तो कुछ मान्यताओं में सबसे पहला था होमोजेनिटी ऑफ द रीजन, यानी कि जिस क्षेत्र में इंडस्ट्री को अवस्थित करना या लोकेट करना है वहाँ पे होमोजेनिटी होनी चाहिए, यानी एक रूपता होनी चाहिए, समान होना चाहिए। किसके कॉन्टेक्स्ट में? वहाँ का भूमि एक जैसा होना चाहिए, जलवायु एक प्रकार की होनी चाहिए, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन या कहें हम सरकारी संरचना एक जैसी होनी चाहिए। दूसरा अजम्पशन उन्होंने माना कि एक ही प्रकार का सामान का निर्माण होना चाहिए, उसमें विविधता नहीं होनी चाहिए। सिंगल कमोडिटी, मैन्युफैक्चर ऑफ सिंगल कमोडिटी में उन्होंने बेसिक अजम्पशन माना। तीसरा था वो कंप्लीट नॉलेज अबाउट द फैक्ट्री, यानी कि जिस क्षेत्र में या जो भी फैक्ट्री या जो भी इंडस्ट्री वहाँ पे लोकेट हो रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कहीं वो इंडस्ट्री श्रम आधारित है, किसी फैक्ट्री को पानी की अधिक ज़रूरत होती है, या ऐसे ही बहुत सारे कारक होते हैं जो इंडस्ट्री को लोकेशन में मदद करता है। तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फिर चौथा कारक जो है वो है नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ मार्केट,
यानी कि जो भी सामान या फिर जो भी गुड्स का निर्माण हो रहा है फैक्ट्री या इंडस्ट्री में, वहाँ उसका मार्केट क्या है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। एंड इट्स लोकेशन फॉर द सेल ऑफ फिनिश्ड गुड, और वो वहाँ से कितना दूर लोकेटेड है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा दूर लोकेटेड होगा तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बढ़ते जाएगा। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अगर कोई शाकाहारी कंट्री या कोई शाकाहारी स्टेट है तो वहाँ पे मीट बेस्ड इंडस्ट्री लगाना कहीं से भी वो उसको जस्टिफाई नहीं करता है। या फिर अगर हम बोले कि अगर किसी सूखेग्रस्त क्षेत्र में अम्ब्रेला इंडस्ट्री हम लगाते हैं तो उसका परचेज उस क्षेत्र में ज़्यादा नहीं होगा। तो नेचर ऑफ द मार्केट कैसा है किसी फिनिश्ड गुड के बाई करने के लिए, या जो लोग हैं जो उसको परचेज करेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है। फिर पांचवा फैक्टर जो है वो है लेबर अवेलेबिलिटी, यानी कि अगर श्रम संसाधन नहीं होगा तो किसी भी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करना आसान नहीं होगा। श्रम बहुत उपयोगी है। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। आखिरी और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का अवेलेबल होना। बिना परिवहन के साधन के किसी भी इंडस्ट्री को लगाना या इस्टेब्लिश करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वेबर ने आगे अपनी थ्योरी में कहा कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रॉ मटेरियल के वजन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, यानी कि कच्चा माल का भार और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जैसे जैसे कच्चा माल का भार बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा। जैसे 1 किलो आयरन ओर या 1 किलो कॉटन को लाने में आयरन ओर का दाम ज़्यादा लगेगा क्योंकि आयरन ओर का भार ज़्यादा है। दूसरा फैक्टर उन्होंने जो माना वो था दूरी, यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में? डिस्टेंस कच्चा माल क्षेत्र में और उत्पादन क्षेत्र में, यानी कि जहाँ से उस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल आएगा और जहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, उन दोनों क्षेत्र के बीच में जो डिस्टेंस है, इसके बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा। दूसरा उन्होंने माना कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट या प्रोडक्शन यूनिट है, वहाँ से जो भी माल मार्केट एरिया तक जाएगा, उन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा कि इन दोनों में लागत या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इसमें इंक्रीज करेगा। तो ये जो बेसिक अजम्पशंस वेबर ने अपनी थ्योरी में दिया, इन्हीं के आधार पर उन्होंने अपनी थ्योरी को आगे प्रोपाउंड किया या आगे बढ़ाया। कुछ अजम्पशंस के साथ वेबर ने अपनी थ्योरी में कुछ प्रमुख शब्दों को परिभाषित भी किया था, जिसमें सबसे पहला उन्होंने परिभाषा दिया था रॉ मटेरियल्स का। वो दो तरीके से उन्होंने उसे परिभाषित किया, एक ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ वेट लूजिंग रॉ मटेरियल्स। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन उन्होंने बताया कि दो प्रकार के रॉ मटेरियल होते हैं या कच्चा माल होता है। तो सबसे पहला जो है वो यूबिक्यूटस है। यूबिक्यूटस का मतलब है कि जो सर्वत्र, जो सभी जगह पाया जाता है एक समान रूप से, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपका हवा है, पानी है, ये सारे हर जगह उपलब्ध हैं। दूसरा है लोकलाइज्ड रॉ मटेरियल। लोकलाइज्ड रॉ मटेरियल को हम स्थानिक कच्चा माल भी बोलते हैं, जिसमें वो कच्चे माल शामिल होते हैं जो किसी खास जगह पर अवस्थित होते हैं, जैसे कि हमारा आयरन और कॉपर। हम सभी जानते हैं कि ये सब धरती के कुछ भागों में ही मिलते हैं, हर जगह ये नहीं मिलते हैं। जैसे हमारे भारत में झारखंड और उड़ीसा में आप देखेंगे मिनरल्स के लिए काफ़ी फेमस है ये जगह। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन उन्होंने जो रॉ मटेरियल के ही आधार पर दिया था वो था वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, यानी कि जो रॉ मटेरियल बनने के बाद वेट लूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। तो पहला उन्होंने बोला प्योर रॉ मटेरियल्स और दूसरा उन्होंने बोला इम्प्योर या मिक्स्ड रॉ मटेरियल। तो जो प्योर रॉ मटेरियल होता है वो निर्माण के बाद उसमें कोई वेट लॉस नहीं होता है। जैसे अगर 1 किलो कॉटन को हम परिष्कृत करते हैं या फिर उसका प्रोसेसिंग होता है तो वो 1 किलो कॉटन का ही कपड़ा बनेगा, वो उसमें कमी नहीं आएगी। या हनी भी अगर 1 किलो हम प्रोसेस करते हैं तो वो 1 ही किलो रहेगा। फिर दूसरा है मिक्स्ड या इम्प्योर रॉ मटेरियल। तो मिक्स्ड या इम्प्योर रॉ मटेरियल में हम बात करते हैं वेट लूजिंग मटेरियल्स का। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी रॉ मटेरियल बनता है तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें जो उसका प्रायर टू मेकिंग जो उसका वेट होता है, उसका वेट बनने के बाद लूज़ हो जाता है, यानी कि घट जाता है। जैसे एग्जांपल में आयरन ओर बनने के बाद क्या होता है कि उसमें वेट वजन में कमी आ जाती है। और एल्युमिनियम का भी यही हाल होता है, बॉक्साइट के प्रोसेसिंग के बाद उसके वेट में कमी हो जाती है।
दूसरे शब्द की जो इन्होंने परिभाषित किया था वो था मटेरियल इंडेक्स। मटेरियल इंडेक्स का मतलब है पदार्थ सूचकांक। ये एक रेशियो या अनुपात हम कह सकते हैं बिटवीन वेट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड वेट ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, यानी कि निर्माण से पहले और निर्माण के बाद उसमें क्या उसका प्रोपोर्शन है या कितना वो लूज़ किया। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मानते हैं कि अगर किसी प्योर रॉ मटेरियल की बात करें जो बनने के बाद भी उतना ही उसका वज़न रहेगा तो उसका मटेरियल इंडेक्स 1 रहेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर 2 किलो कॉटन से हम 2 किलो कपड़ा बनाते हैं तो उसका मटेरियल इंडेक्स 1 रहेगा। फिर उन्होंने स्थानीयकरण भार के बारे में बनाया जिसको हम लोकेशनल वेट कहते हैं। तो यानी कि इनके कहने का मतलब था कि प्रति इकाई उत्पादित पदार्थ तथा उसके लिए जो भी कच्चा माल का परिवहन किया गया वो भार स्थानीयकरण भार कहलाता है। कहने का मतलब कि वस्तु सभी जगह मिल जाता है उसका यह भार कम रहेगा, और जो लोकलाइज्ड है यानी कि जो वस्तु किसी पर्टिकुलर जगह पे मिलती है, जैसे हम ऊपर बात किए थे लोकलाइज्ड रॉ मटेरियल की, तो उसको लोकलाइज करने में ये स्थानीयकरण या फिर जिसको लोकेशनल वेट बोलते हैं वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें हमको एडिशनल इनपुट या फिर इसमें हमको एडिशनल कॉस्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके ट्रांसपोर्टेशन में, यानी रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में हमको एडिशनल कॉस्ट लगाना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा लोकेशनल वेट बढ़ जाएगा। फिर अंतिम में जिस कंसेप्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया था वो आइसोडोपेन है। आइसोडोपेन उन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा है जहाँ पे इंडस्ट्री को लगाने से मैक्सिमम बेनिफिट होगा। आगे ट्रांसपोर्ट और लेबर कॉस्ट पढ़ने के बाद ये आइसोडोपेन का कंसेप्ट और भी क्लियर होगा।